सबको खुश आमदीद कहेंगे। जी आए अनुसात बिस्मिल्लाह दोबारा से अपने प्रोग्राम दिल से में। और जिस तरह कि हमने आपसे कहा भी था पिछले आवर में कि हमारे साथ इस आवर में हमारे गेस्ट होंगे हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान। और यकीन कीजिए कि सो फार जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं और हमारे सभी मेहमान एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ये जो शख्सियत है इनको जानते हुए इनको जानना और इनको सुनना हमारे लिए बाहिस फ़ख्र बात है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि अब वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए ये हमारे दिल से आवाज़ निकल रही है। और इनके हवाले से अगर हम बात करें कि देखिए ज़िंदगी इम्तहान लेती है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सच है और एक बहुत बड़ा सच है कि हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जहाँ रब की तरफ से हमें कोई इम्तहान या कोई कुदरत की तरफ से ऐसी आजमाइश आती है जिससे हमें गुजरना होता है। इस आजमाइश और इम्तहान को समझ लेना, उसको समझ के चलना और फिर ये बात भी समझ लेना कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी ख़ास काम के लिए चुना है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई ऐसी आजमाइश दी है तो इससे यकीनन कुछ बड़ा मेरे लिए सोचा होगा रब ने। तो जब वो इंसान सोच लेता है, ठान लेता है और साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए उन चैलेंजेस को फेस करता है जो उसकी ज़िंदगी में आते हैं, अपनी महरूमी को कमज़ोरी बनने के बजाय ताकत बना लेता है, तो फिर ऐसा अजीम इंसान दुनिया के सामने मोहसिन नवाज़ की सूरत में सामने आता है। मोहसिन नवाज़ सर दो चैलेंजेस का सामना रहा इनको पूरी ज़िंदगी अपनी में, लेकिन इनकी हिम्मत और इनके जज्बे को सलाम। जब आप की उम्र 1.5 साल थी तकरीबन या 2 साल, तो आपको पोलियो हो गया और तकरीबन 13 बरस की उम्र में आप बिसारत से महरूम हो गए, लेकिन इसके बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे। अल्लाह पाक की तरफ से अता किए गए वो जो दिल का नूर है उसका इस्तेमाल किया, ज़ुबान की मिठास और बोलने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए आपने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला और अभी तक आप बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। मोहसिन नवाज़ सर, आपको देखकर और सुनकर एहसास होता है कि असल माजूरी तो अज़ा की नहीं बल्कि सोच की होती है। इसी के साथ मैं आपको वेलकम कहूँगी क्योंकि आप पोलियो और नाबीना होने के बावजूद दुनिया के पहले रेडियो और टेलीविज़न आर्टिस्ट हैं, मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आप बहुत अजीम इंसान हैं। हम आपको सलूट पेश करते हैं यहाँ सनराइज़ रेडियो से। सनराइज़ रेडियो पे आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ सनराइज़ रेडियो से लाइव आपके प्रोग्राम में, सोफी यासीन के प्रोग्राम में दिल से शिरकत करना, क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल भी दिल से है और इस प्रोग्राम का चर्चा भी बहुत है और मेरे लिए ये एक खासा बड़ा एजाज़ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में शिरकत करना। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अभी आप बात कर रही थी जिंदगी के इम्तहान जी, तो मेरे ज़हन में वो मिसरा आ रहा था कि जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम है। तो जिंदगी जो है वो इम्तहान तो लेती है, लेकिन इसके पर्चे के हर सवाल को फिर लाजिम सवाल समझ के हमें अटेंड करना होता है, आंसर करना होता है जी। और वही लोग इस इम्तहान में फिर कामयाब होने की राह चुनते हैं जो इन सवालात की तैयारी करते हैं और कब्ल वक्त तैयार हो रहते हैं कि जिंदगी की कठिनाइयाँ, मसाइल, मुश्किलात, ये तो चैलेंजेस हैं, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सही बात है। लेकिन सर आप तो माशाल्लाह आपकी हिम्मत को दाद है और यकीन कीजिए कि इस वक्त मैं कभी इतना इमोशनली मैं हमेशा कंट्रोल रखती हूँ, लेकिन आप माशाल्लाह से लोगों की जिंदगी में एक उम्मीद ला रहे हैं जो बिल्कुल ना उम्मीद हो रहे हैं। आजकल तो आप सुना है हमने भी माशरे में इतना वो इंतशार है और इतनी लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना परेशान होना शुरू हो जाते हैं और आपकी हिम्मत माशाल्लाह से कि देखिए कि जो है आपने अपनी माजूरी को या अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया और दुनिया को साबित करके दिखाया। लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताइए ताकि हमारे सुनने वालों को भी थोड़ी सी उसका पस मंज़र पता चले कि आपकी ज़िंदगी कैसी शुरू हुई और आज आप जिस मुकाम पे हैं हमें बहुत फ़ख्र है, आप हम सबको बहुत फ़ख्र है आप पे माशाल्लाह से। आपकी इस इज्जत अफजाई के लिए मैं बेहद ममनून हूँ। मेरे पास अल्फाज की कमी है वरना मैं आपका शुक्रिया अदा करने का हक अदा करता। हमारे यहाँ सोसाइटी में बेशुमार ऐसी मुश्किलात, चैलेंजेस लोगों को फेस करना पड़ते हैं
اس میں ریلیشنشپ کی ڈیفیکلٹی سے لے کے اور فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں, اکنامک وار اس وقت دنیا میں جس طریقے سے دنیا میں اس وقت جو بے یقینی کی انسرٹینٹی کی کیفیت ہے, تو اس میں ہر انسان کے کچھ نہ کچھ ایسے سائیکولوجیکل ریزنز بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اداس, پریشان یا نا امید ہونے لگتا ہے. آج کی اس گفتگو سے میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں سن رائز ریڈیو سے, دل سے, وہ سارے لوگ ان لمحوں کو اگر توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں تو میری خواہش بھی ہے اور دعا بھی کہ اس شو کے اختتام تک جتنی ہم بات چیت کریں اس سے ان کی سوچوں میں, پیراڈائم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے اور وہ اپنے آپ کو تازہ, انرجیٹک اور زندگی سے پرعزم اور بھرپور انداز سے فیل کرنے لگے. اگر میرے سامعین میں سے چند ایک کے ساتھ بھی یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا, یہ شعور, یہ اویئرنیس اور یہ سوچ, یہ خیال پیدا ہو گیا, تو سمجھیے کہ میرا صلہ مجھے مل گیا. میں صوفیہ کوئی جیسے آپ نے بتایا 2 سال کی ایج میں پولیو کی وجہ سے دونوں لیگز افیکٹ ہوئی تھی. مجھے قدرتی مناظر بہت پسند تھے, تو میرا بچپن جو ہے وہ ٹرائی سائیکل پر کافی میں نے سیر سپاٹا کیا. میں چل نہیں سکتا تھا لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹی ایج میں ٹرائی سائیکل پر باہر جانا, قدرتی مناظر دیکھنا, سفر کرنے کا بھی موقع ملا اس وقت میں دیکھ سکتا تھا. تو دور دراز کے سفر کے دوران پہاڑوں سے گرتی آبشاروں کو بھی دیکھا ہے, آسمان پر اڑتے پرندوں کو بھی دیکھا ہے, بارش سے پہلے آسمان پر گھرے بادلوں کو بھی, اور پھر اس کے بعد شفاف ہوتے آسمان کو کھلتے تاروں کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے. سورج کے طلوع و غروب کے مناظر بھی مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہیں, اور انسانوں کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے بھی دیکھا ہے. یہ سب کچھ دیکھتے, کرتے, سنتے لکھنے کا شوق پیدا ہوا, اور میں نے بہت چھوٹی ایج میں ریڈیو سنا کرتا تھا. میری دستگاہ ہے ریڈیو, تو میں نے کوئی تقریباً 9-10 سال کی ایج میں ہی نیوز پیپرز کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کر دی, اور یہ کہانیاں جو ہیں وہ چھپ کر آتی تھیں مختلف نیوز پیپرز میں. مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ تقریباً 13 برس کی عمر میں اچانک میری ایک آنکھ کے سامنے پردہ آنا شروع ہوا. آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا, اور ود ان 6 months جو ہے وہ میری آئی سائٹ جو ہے وہ زائل ہو گئی. اور پھر یہ وقت بھی تھا کہ میں نے کہانی جو لکھ کے بھیجی تھی, تو جب وہ چھپ کے آئی تو میں اسے خود پڑھ نہیں سکا. ڈبل فزیکل چیلنج کی وجہ سے میرے لیے, فیملی کے لیے کافی ایک سائیکولوجیکل ڈراما تھا. میں 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی, میری ایک بڑی سسٹر مجھ سے مسرت نواز اور ایک چھوٹی بہن روبینہ نواز. تو گھر میں جو ہے وہ ایک دم سے والدین, میری امی, میرے والد صاحب پر یہ جو خبر تھی کہ میں ایک ڈبل ڈسیبلٹی کا شکار ہو چکا ہوں, یہ بہت بڑا صدمہ تھا. ایسے میں لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک تھا, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1984 کے اوائل کی, تو لوگوں کے شعور کا درجہ یہ نہیں تھا, کسی نے کوئی مثال نہیں دیکھی تھی کہ ایسا کوئی فرد زندگی میں فنکشنل بھی ہوتا ہے. مختلف طرح سے لوگ افسوس کرنے آتے, اور افسوس کا انداز بھی کوئی تعزیت جیسا ہوتا تھا. ایسے میں ایک خاتون آئی اور میری امی کو آ کے کہنے لگی کہ آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی. تو امی کہنے لگی کہ میں تو اس کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. کہنے لگی نہیں, جس دعا کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا بیٹا نہ چل سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ اسے آپ کی زندگی میں اپنے پاس واپس بلا لے, کیونکہ یہ اس محتاجی کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرے گا. تو امی بہت تکلیف میں چلی گئیں, رونے لگیں, اور میں اسی کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود تھا, اور میں بھی یہ بات سن رہا تھا. یہ لمحہ تبدیلی کا لمحہ تھا. میرے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگے. وہ خاتون یہ بات کہہ کر جا چکی تھی, لیکن رات میرے اندر سوالات نے سر اٹھایا, اور سوالات ایبلٹی اور ڈسیبلٹی کے درمیان ایک مکالمے کی صورت میں تھے. میری ڈسیبلٹی مجھے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی کہ محسن تم نہ چل سکتے ہو, نہ دیکھ سکتے ہو, زندگی کا سفر بڑا طویل ہے, مشکل ہے,
तो कैसे आगे बढ़ोगे? और एबिलिटी ये कहती कि मोहसिन नवाज, तुम सोच सकते हो, तुम बात कर सकते हो, तुम अपने हाथों से कुछ काम ले सकते हो, तो तुम इस दुनिया में जाएगा नहीं जाओगे। तुम्हें अगर जिंदा लोगों में शुमार रखा गया है तो कोई वजह होगी। वो खालिक कायनात जिसने ये जमीन आसमान तख्लीक किए हैं, उसकी कोई तख्लीक बेवजह नहीं है। ये मकालमा चलता रहा और ये मकालमा जीत गई एबिलिटी, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी जिंदगी में जो मेरे पास मौजूद है मैं उस पर नजर रखूंगा। सो मैंने सबसे पहले अपने लिखने की जो सलाहियत की, जो काम था, उसको बहाल करना चाहा। इंसान जब सोचता है ना सोफिया, तो रास्ते निकल आते हैं। ये हमारी जो सोच है, ये इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है जी। हमारी जो अटेंशन होती है ना, ये एक एनर्जी की सूरत में जिस तरफ जाती है वहाँ चीजें ग्रो करने लगती, सिचुएशंस ग्रो करने लगती हैं। तो मैंने जब लिखने की ख्वाहिश को अपने अंदर परवान चढ़ते देखा तो मुझे घर में टाइपराइटर मिल गया और मैंने इंग्लिश टाइपिंग सीखना शुरू कर दी। एक जुमला था, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, जिसके अंदर तमाम अल्फाबेट्स आते थे। तो मैंने इस जुमले को लिखने से अपने लिखने की प्रैक्टिस को शुरू कर दिया। अपने वालिद साहब से मैंने कुछ रहनुमाई जो हो सकती थी वो उन्होंने मुझे दी और मैंने टाइपिंग सीखते सीखते कुछ ही अरसे में उस पर भरपूर महारत हासिल कर ली और मैं लिखने लगा। ये इंग्लिश टाइपराइटर था तो मैं उसमें रोमन उर्दू में लिखता था, जैसे हम लोग अपने नाम लिखा करते हैं या आजकल चैटिंग होती है जिस पर। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने उर्दू टाइपिंग भी इसी तरह सीखी, उर्दू टाइपराइटर खरीदा। फिर मैंने फ्लूट बजाना सीखा और मैंने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टनरशिप की। एक अजीब सा मैंने उनके साथ तिजारत की जी। मैंने उन्हें ये कहा कि आप वो जो शौकीन थे ना म्यूजिक के, बांसुरी फ्लूट बजाने के शौकीन, काफी पढ़े लिखे लड़के नौजवान मोहल्ले से मेरे पास दोस्त बन गए थे। तो वो मेरे पास आते थे अपना कोई म्यूजिक सीखने के लिए, बांसुरी सीखने के लिए। तो मैं उनसे कहता था कि अच्छा यूं करते हैं कि मैं आपको कोई गीत सिखा देता हूँ फ्लूट पर बजाना और आप मुझे फलां किताब का चैप्टर रिकॉर्ड कर दीजिए कैसेट पर। सही। और ये पार्टनरशिप जो है ये मेरी तालीम की बहाली का जरिया बनी और मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना अपना रिस्टोर कर लिया, रिज्यूम कर लिया और वक्त गुजरता गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम को मुकम्मल किया। उर्दू में मेरी दिलचस्पी थी तो उर्दू में मास्टर्स तक मैंने स्टडी किया। फिर मेरा ब्रॉडकास्टिंग से जो ताल्लुक था, ख्वाहिश थी, वो अपनी जगह पे काफी ज्यादा थी। तो मैंने FM 100 पाकिस्तान में जब अपनी नशियात का आगाज किया 1995 में, तो मैंने टेलीफोन के रास्ते, टेलीफोन के जरिए वहाँ अपनी आवाज से शिरकत करना शुरू की और मेरी आवाज के सामीन की तादाद पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में दूर दूर तक काफी बड़ी तादाद जो है वो बनने लगी। तो उनके रेडियो के जरिए मुझे बहुत सारे दोस्त मिले। उनमें से डॉक्टर सदाकत अली मेरे मेंटोर, दोस्त, करम फरमा, जिनके साथ जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में मैं विलिंग वेज में सब काम करता हूँ। तो उनसे भी ताल्लुक रेडियो ही के जरिए बना और रेडियो ही के जरिए मेरे सामीन में से मुझे कॉल आई मारिया की जी। और मारिया ने मुझे कॉल करके ये कहा कि आपकी जो दो बहनें आपके साथ काफी हेल्प करवाती थी लिखने पढ़ने में, तो वो चूंकि अब इस वक्त उनकी शादी हो चुकी है, तो मैं आपको किताबें, वो जो लिखने पढ़ने वाला काम, रिकॉर्ड करने वाला काम है, वो मैं कर दिया करती। तो मारिया ने मेरे साथ अपने एक टेलीफोनिक दोस्ती का आगाज हुआ और फिर कुछ अर्सा बाद मारिया मुझे कहने लगी कि आपकी जिंदगी में मुझे लगता है कि आपकी शादी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शादी होगी तो आपका कोई जीवन साथी बनेगा तो वो आपके लिए फिर हेल्पफुल भी हो सकेगा। तो मैंने कहा कि तुम कैसी बातें करती हो, मेरे साथ तो ये चैलेंजेस हैं। तो मैंने तो ऐसा कोई प्लान नहीं किया हुआ। तो मारिया कहने लगी कि मैं आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढूंगी और फिर कोई तकरीबन 5-6 माह तक रिश्ता ढूंढने के बाद मारिया ने मुझे कहा कि मुझे तो कहीं कोई रिश्ता आपके लिए नहीं मिला, कोई लड़की नहीं मानी इस तरह के रिश्ते के लिए। तो मैंने फैसला किया कि मैं आपके साथ जिंदगी गुजारूंगी।
اور یہ قدرت کی مہربانی اور عطا ماریہ کے دل سے ایک خیال کی صورت میں, احساس کی صورت میں اس کی زبان پر آئی تھی. تو میں ماریہ کو کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, زندگی تو بہت دشوار گزار ہے. اور میں نے اسے کہا کہ یہ ابھی تمہارا جو فیصلہ ہے یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے, تو اس پر کوئی جذباتی ہو کے نہ سوچے. کہنے لگی نہیں, میں نے تو فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اور مجھے تو اپنے ایک سوال کا جواب مل گیا. تو میں نے پوچھا کہ کیسا سوال؟ تو کہنے لگی کہ کچھ سال پہلے کراچی سے لاہور آنے والی ٹرین میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا, تمام بوگیاں جل گئی تھی سوائے اس ایک کے جس میں میں اور میرے خاندان والے تھے. اور میرے ذہن میں سوال تھا کہ ہم لوگ کیسے بچ گئے, یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ قدرت نے مجھے آپ کے لیے بچا لیا تھا. سبحان اللہ. یہ وقت تھا اور پھر قدرت نے مدد کی, میرا جاب ہوا اور ماریہ کے ساتھ میری شادی کی بنیاد بنی. اس میں انہوں نے گھر والوں کو کنونس کیا اور پاکستان میں پہلی ایگزامپل بنی کسی ایسی شادی کی جس نے میڈیا پر, پاکستان کے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر کافی بڑے پیمانے پر اس کی انٹرویوز بھی ہونا شروع ہوئے, میرا تعارف نیشنل لیول پہ. اور کافی لوگوں کی یہ بھی ایک بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہماری اس شادی کے بعد کئی ایسے نارمل پرسنز تھے جنہوں نے اسپیشل لوگوں کو اپنا جیون ساتھی بنایا. ماشاءاللہ. دیے سے دیا جلنے لگا. واہ, بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. اور اس لیے میں آپ کو انٹرپٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہی ان بٹوین, پر میڈم کو بھی سلام پہنچائیے ہماری جانب سے, اور وہ بھی سلوٹ کی حقدار ہیں, اتنی باہمت ماشاءاللہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو وسیلہ بنایا, لیکن ماشاءاللہ سے وہ جنتی ہیں. کیونکہ ایک ہم عام زندگی میں اگر دیکھیں تو وہ 2 ماہ گزر جاتے ہیں نا, بے شک 4 ہفتے بھی آج کل, تو کیونکہ ہر چیز پاس جا رہی ہے تو وہ شکوہ زبان پہ آ جاتا ہے کہ میں تے پچھتا رہی ہوں شادی کر کے تیرے نال. تو لیکن انہوں نے خود ایک اتنا اچھا فیصلہ کیا اور آج تک اس رشتے کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھا بھی رہی ہیں, اور مثال ہیں کہ ہم ان کی مثال, آپ کی مثال دیں لوگوں کو کہ ان کو دیکھیے. تو یہ بھی خوش نصیبی ہے جی. ایک اور خوش نصیبی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچوں سے بھی پھر نوازا ماشاءاللہ سے. الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا, اس میں علی احمد اوان اور سلمان احمد اوان. یہ میرے 2 بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بہت اچھی صلاحیتوں سے نوازا ہے. دونوں ہی اپنی اپنی فیلڈ میں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ان کو کافی لوگ جانتے ہیں. میں نے اپنے براڈ کاسٹنگ کریئر کا جب آغاز کیا تو وہ جو ایک خواہش تھی نا کہ مائکرو فون سے اتنا سیکھا ہے تو مائک پر آ کر بات بھی کرنا ہے, تو 2004 میں پھر مسٹر 103 سے میری جوائننگ ہوئی. اور آن ریکارڈ یہ چیز ہے کہ پہلی دفعہ کوئی فرد جو کہ ملٹی ڈسیبلٹی کے ساتھ تھا, اس کو ایک لائیو پروگرام 2 آورز کا پروگرام جو کہ 16 ایئرز ہو گئے اس کے ہوسٹ کرنے کا موقع ملا. تو الحمدللہ یہ بھی ایک پھر ٹرینڈ سیٹنگ چیز بنی, کیونکہ اس کو دیکھ کر بھی بہت سارے دوسرے لوگوں کو اس انڈسٹری میں آگے بڑھنے کا موقع ملا, کیونکہ لوگوں نے اس کو ایک مثال سا سمجھا کہ اس کے ذریعے بھی اس کا مطلب ہے کہ اسپیشل پرسنز کو ایک گراؤنڈ بنتی ہے براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے. پھر الحمدللہ یہ جو میرا جاب ہے یہ بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن. صحیح سر, میں اسی کے حوالے سے جاننا چاہوں گی تھوڑا سا, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے وہاں پہ ہی فل سٹاپ نہیں لگایا کہ چلیں آپ ریڈیو کی جانب اپنے آپ کو مصروف کر لیا, لیکن آپ نے ماشاءاللہ سے آگے چل کے آج ایک بہت بڑے مقام پہ ہیں. تو اس کے بارے میں ولنگ ویز کا تھوڑا سا بتائیے, اور پھر اپنے بارے میں کہ آپ کیسے جڑے اور آج آپ کا کیا کردار ہے وہاں پہ. سوچیے یاسین, یہ بڑی 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 ہی خوبصورت ایک میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے کچھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو نا چنا ہوتا ہے. میں اگر اپنی زندگی کو پلٹ کے دیکھوں تو مجھے ہر چیز دوسری چیز سے جڑی نظر آتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے اس پروفیشن کے لیے جو مجھے موقع دیا, تو سبب ڈاکٹر صداقت علی جب بنے, جو کہ میرے مینٹور ہیں, جن کا میں تعارف یہ کرواؤں گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو لوگوں کی زندگیوں کو بنانے میں, سنوارنے میں, ان کو بہتر بنانے میں ایک بڑا ہی شاندار کردار ادا کرتے ہیں. 42 ایئرز سے وہ ایڈکشن سائیکیٹری کے پائنیئر کے طور پہ پاکستان میں پہچانے جاتے ہیں. اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اپنے پروجیکٹ کا حصہ بنایا اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں نے کام کرنا شروع کیا. اور یہاں میں نے جب ذمہ داریاں لینا شروع کی تو میرا ایک مزاج یہ ہے کہ میں جو اس حیثیت میں کام کرتا ہوں, یہ اوور آل ہی میرا کچھ مزاج کہ میں اس میں تھوڑا تھوڑا اپنی
बिसात से ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ, कंफर्ट जोन से जरा थोड़ा सा निकलने की कोशिश करता हूँ। ठीक। उससे ये हुआ कि अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आने लगी, जिम्मेदारी थोड़ी जो है वो वसी होने लगी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव के तौर पे मैं प्रमोट हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो एक की पोस्ट है पाकिस्तान में। हमारे डिफरेंट सिटीज में सेंटर्स हैं, लाहौर, कराची, मरीज, इस्लामाबाद में, तो इनके हेड ऑफिस में मैं विलिंग वेज की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, जो बड़ी एक अहम जिम्मेदारी है माशाल्लाह। और इसमें मेरे पास जो काम है उसमें पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से लोग मुझे राब्ता करते हैं अपनी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए, एडिक्शन के ट्रीटमेंट्स के लिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, काउंसलिंग की नीड्स के लिए, जिसमें लोगों की, जैसे आप पहले फरमा रही थी, मुख्तलिफ डिफिकल्टीज हैं। किसी का रिलेशनशिप का मसला है, उसने मोहब्बत की शादी की लेकिन अब लाइफ पार्टनर की तरफ से पहले जैसी मोहब्बत नहीं है, वो बदल गया है या बदल गई है। किसी के बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, किसी की जिंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रहता है, कोई जो चाहता है वो कर नहीं पाता, किसी की जिंदगी में किसी प्यारे ने एडिक्शन की बीमारी की वजह से उसे जो है वो डिसफंक्शनल कर दिया। तो ये सारे लोग जब मुझसे बात करते हैं तो मैं उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन रिकमेंड करता हूँ। हमारे पास काफी बड़ी टीम है साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर्स की। मेरा अपना काम फैमिलीज के साथ होता है, उनको एम्पावरमेंट देना, उनको समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी में एक ऐसे रास्ते पर रोशनी देना जिससे कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात से निकलने लगते हैं। और मेरे प्रोफेशन का सबसे बड़ा जो मुझे रिवॉर्ड है वो लोगों की वो दुआएं हैं। जब कोई मेरे साथ जुड़ता है, राब्ते में आता है, तो उस वक्त उसकी आंखों में आंसू, दिल में नाउमीदी होती है और फिर कुछ अर्से बाद उसके लोगों पर मेरे लिए ढेर सारी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं होती हैं। ये मैं नहीं करता, ये मेरा खुदा, मेरा रब मुझसे करवाता है, सबब मैं बन जाता हूँ। बेशक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे 2 मिनट्स की और फिर वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा जी। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम बैक कहेंगे आप सबको, खुश आमदीद सनराइज रेडियो पे एक बार फिर से। और मैं हूँ सोफिया यासीन, प्रोग्राम दिल से, और हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मोहसिन नवाज सर। तो आपको दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके रेडियो चैनल का नाम कितना अच्छा है, सनराइज जी। ये जो सूरज का डूबना और तुलू होना है, ये हमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। सही। देखिए, हम अपनी जिंदगी में सूरज को, चांद को डूबते और तुलू होते देखते हैं जी। हम मौसमों को बदलते देखते हैं। बेशक। हम कई दफा स्टक हो जाते हैं सोफिया अपनी जिंदगी में। सही। मैंने देखा है कि लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल होता है, लोगों के लिए किसी मायूस कुन लम्हे से निकलना मुश्किल होता है जी। और उनकी सोचें उन्हें एंगेज रखती हैं। यही बात है सर, और इसी हवाले से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, बरतानिया से इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान या फिर अपने उन मुल्कों से कंपेयर करें इस मुल्क को, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सहूलियात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब कोरोना को ही ले लिया जाए ना अगर, तो यहाँ पे किसी को ये फिक्र नहीं होगी कि हमारा चूल्हा नहीं जलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे इतना कुछ प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन ये सब जब मैं देखती हूँ कि लोगों के पास इतनी सहूलियात हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो मायूस हैं, इससे बाहर नहीं आ रहे, ना उम्मीदी से बाहर नहीं आ रहे, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे सर कि वो कैसे ज़िंदगी जिएं? क्योंकि ज़िंदगी तो ये जो है पल, इनको कैसे एंजॉय करें? अनकंडीशनल हो जाएं जी, अनकंडीशनल वे में लाइफ को एक्सेप्ट करें। हम बाज़ औक़ात बाहर बदलते मनाजिर को, बदलती चीजों को एसोसिएट कर लेते हैं अपनी हैप्पीनेस के साथ, और यही वो मसला है जिस वजह से हम खुशी से महरूम होते हैं। हमारे बाहर जो है वो मादी चीजें बदलती रहती हैं, गाड़ियां, हम मोबाइल, लैपटॉप्स, ये चीजें जब नहीं खरीदते हैं तो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद जब वो मॉडल पुराना हो जाता है तो हमारी वो खुशी जाती रहती है। तो हम जब बाहर की चीजों के हवाले से, बाहर की सिचुएशंस के हवाले से जब इस नजर से चीजों को देखते हैं तो हमारी जो हैप्पीनेस है वो कंडीशनल हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से जो
मुख्तलिफ रिश्तों में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम कहीं उदास परेशान हो जाते हैं, तो एक्चुअली हम अपने एक मसले को दो में बदल लेते हैं। एक तो कोई एक सिचुएशन, प्रॉब्लम, मसला हमारे साथ आया जी और जो कि जिंदगी में आएगा, ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स जिंदा तो हो लेकिन वो हमेशा ही बिल्कुल पुरसुकून रहे, उसको कोई मसला ही ना आए। बेशक जो जिंदगी की का रास्ता है, जैसे किसी भी रास्ते पर चलते चलते जी सड़क टूटी हुई भी आ सकती है, पानी खड़ा हुआ भी आ सकता है, कोई जंगल भी आ सकता है, कोई जी बहुत हरा भरा सा रास्ता, हरियाली और रास्ता भी आ सकता है, बेशक कोई ऊंचाई भी आ सकती है। हम्म, तो हमें जहनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि ये सब कुछ आएगा, लेकिन हमें चलते रहना है, बेशक गिरना नहीं है। जी और गिरे तो फिर गिरने की को इतना अपने ऊपर तारी नहीं करना कि फिर उठ ना सके, फिर उठ जाए जी और फिर चलना शुरू कर दें। सही स्टक वो हो जाएगा जो रुक जाएगा। अच्छा, इसके लिए फिर जब कोई परेशानी, मुश्किल, मसला दरपेश हो तो फिर क्या करें? फिर जी गौर करें और अपने अंदर झांकें। अपने से कमतर ऐसे लोग, हमसे ज्यादा मुश्किल वक्त के साथ लोग होते हैं जो इसी कायनात में मौजूद है, उनकी जिंदगियों से हम बहुत सीख सकते हैं। बेशक हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ हेल्प से काम ले सकते हैं, हम प्रोफेशनल हेल्प से काम ले सकते हैं, जी हम सोशल हेल्प से काम ले सकते हैं। सो हम शर्त एक ही है इस सफर में कि सफर को जारी रखें बेशक और अपने अंदर ये मैं आपको बता दूं कि जी मायूसी की लहर आएगी, आ सकती है, लेकिन करना क्या है कि उस वक्त ये गौर करना है कि क्या खुदा भी हमसे मायूस हो गया है। हम तो मायूस हो जाते हैं अपनी जात से, लेकिन हमारा खुदा हमसे मायूस नहीं होता, क्योंकि अगर वो मायूस हो तो फिर हमारी जिंदगी का सवाल नहीं रहता। सही अगर हमारा कोई नया दिन आगाज हो और हमें अगर कोई नया दिन मिलता है ना, जी तो इसका मतलब है कि वो इंसान से मायूस नहीं है। अगर फूल खिलते हैं तो वो फिर इंसान से मायूस नहीं है। सुभान तो अल्लाह हमें इशारा समझ जाना चाहिए, ठीक हमें समझ जाना चाहिए कि इशारों में ये कायनात और कायनात को चलाने वाला हमें बता रहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत मुमकिन है कि उसने उस मुश्किल के जरिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की एक्सरसाइज करवानी हो, जी मुमकिन है उसने आपको मैनेजरियल स्किल सिखानी हो और उसके नतीजे में आपको एक खूबसूरत जिंदगी देनी हो। मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी या उर्दू बोलने वाले घराने जो बरतानिया में आबाद हैं, जी मैं उनसे ये कहूंगा, बाज़-औक़ात उनकी कुछ डिफिकल्टीज होती हैं जिनके बारे में मुझे लोग राब्ता कर रहे होते हैं। जी वहाँ ऐसे मुश्किलात लोगों की हैं कि बज़ाहिर जो समाजी जरूरियात है वो पूरी हो रही हैं, सही लेकिन जो जज्बाती जरूरियात हैं, दिल की जरूरियात है ना, वो पूरी नहीं होती। ठीक तो उसके लिए अपने दिल को आबाद रखें, पुर उम्मीद रखें, टाइम को जाया ना करें। बस एक ये चीज ध्यान में रखें कि वक्त जब हम जाया करते हैं किसी एक सोच के साथ, तो किसी मसले को सोचते रहना उस मसले का हल नहीं होता। जी उस मसले को यानी उस मसले के हल की समत आगे बढ़ना जो है वो मसले के हल की तरफ देख करके जाता है। हमारा जो ब्रेन है वो हमें उलझा देता है। जी बाज़ औक़ात हमें मजा आने लगता है अपनी नाकामियों को सोचने में। बाज़ औक़ात किसी दूसरे ने हमारे साथ ज्यादती की होती है तो हमें वो सोच के, उसने एक दफा वो काम किया, हम जी उसे बार बार करके अपने आप को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। तो हम इस बारे में सोचना शुरू करें, और अगर हमारी सोच हमें आगे नहीं बढ़ा रही ना, तो किसी ऐसे से पूछ लें जिसने अपनी जिंदगी में मुश्किलात को डील किया, जिसने अपने मुश्किलात के मसलों के हल के लिए कुछ काम किया। प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आ जाए। जी तो जब हम ये करेंगे तो हमारा वक्त जाया नहीं होगा और हमारी जिंदगी जो कि एक ही दफा मिलती है, बेशक इस जिंदगी को हम फिर बचा लेंगे। देखिए, हमारे आने और जाने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता जी तो ऐसे तो बेशुमार लोग हैं, अरबों लोग हैं दुनिया में। बेशक सिर्फ वही फर्द इस दुनिया में कंट्रीब्यूट करके गया जिसके आने और जाने से कायनात में कुछ वैल्यू ऐड हुई। सो अगर हम यूनिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं और इस कायनात में, इसमें बसने वाले इंसान के लिए कुछ बेहतर करके जाना चाहते हैं, तो हमें फैसला करना होगा। हमें अपने मसाइल को डील करके जी अपने वक्त को बचाते हुए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना होगा कि हम एक वैल्यू ऐड करने वाली हस्ती बन जाएं इस कायनात के लिए, जो हमारा रब हमसे चाहता है। बेशक बहुत खूबसूरत पैगाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने जिक्र किया था कि एक वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आपने वो उन खातून की गुफ्तगू को सुना और फिर आपने तहिया कर लिया कि अब कुछ करना है। तो लाइफ में माशाल्लाह से आपने बहुत कुछ अचीव किया, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सक्यूज़ेस में गुजार देते हैं और वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते।
और मैं जानना चाहूँगी कि क्या वो खातून हयात हैं, उन्होंने देखा आपको किसी अच्छे मुकाम पे, आला मुकाम पे पहुँचते हुए, तो फिर उनके तासरात क्या थे? जी। उन खातून से तो मेरा कोई राबिता नहीं है या मुझे अंदाजा नहीं कि वो इस वक्त हयात हैं या जन्नत में हैं। अच्छा। जी। लेकिन ये है कि उन खातून ने मुझ पे एहसान किया। सही। मैं आपको बताऊं, कई दफा हम बच्चों को इस मुगालते में रखते हैं। किसी को मुश्किल होती है ना, तो हम उसे कहते हैं नहीं मुश्किल नहीं है जी। ये चीज भी उसे खड़ा नहीं करने देती, उसे गलतफहमी में मुब्तला कर देते हैं। उन्होंने मुझे ये एहसास दिला दिया जी। कि आपके साथ भाई दुनिया ऐसा करेगी, दुनिया ऐसा कहेगी, आप कर लो जो करना है। सही। अगर वो ये ना कहती तो शायद मैं भी मुगालते में रहता। तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी है, बहुत मुमकिन है कि वो बरतानिया में ही कहीं आबाद हो। और ये भी मुमकिन है कि दिल से सुन रही हो, सनराइज सुन रही हो। हाँ, वो दिल से सुन रही हो सकता है सोफिया यासीन के लिस्टर्स में से हो। तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपका सोशल मीडिया पर जब सुनता हूँ तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं इस प्रोग्राम के जरिए, एक एक मेहमान पर, और जितनी आप मेहनत करती हैं। आज रेडियो को ना इतना पैशनेट तरीके से करने वाले लोग बहुत कम हैं। और मुझे यानी एक तरफ तो ये खुशी है कि मैं बरतानिया में सनराइज रेडियो के नेटवर्क पर इस वक्त सुना जा रहा हूँ, और दूसरा ये कि सोफिया यासीन के साथ हूँ, क्योंकि सोफिया यासीन का प्रोग्राम बड़ा बामकसद होता है। थैंक यू सर। हर दफा कोई खास एजेंडा। मैं ये जो कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आपसे बात करते हुए, ये मेरे दिल में आपके लिए बेपनाह इज्जत है और बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट है। शायद मैं कम कह रहा हूँ जितना आपका काम है। नहीं सर, इतना ही बहुत है। आप ब्रॉडकास्टिंग को माशाल्लाह शानदार तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। और हमारा जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो माइक्रोफोन का हक होता है ना, कि हम अगर बोलें, बात करें तो बात दिल में उतरे, तो ये काम आप कर रही हैं। थैंक यू सर, गोल्डन वर्ड्स है मेरे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लास्ट पैगाम हम आपका लेंगे, हम अपने सुनने वालों के लिए, और फिर आपको अल्लाह हाफिज़ भी कहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लें सर, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। संगीत महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत सी आवाज़ और मोहसिन सर की पसंद, हमारी पसंद एक जैसी, तो हमने ये गीत अपने क्लासिक में प्ले किया। थैंक जी सर, बहुत शुक्रिया। दोबारा से वेलकम कहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हम जानना चाहेंगे। एक तो हमारे लिस्टनर है जोगिंदर सिंह जी, इंडिया से हैं, और उन्होंने एक सवाल किया था जो मैंने वो फिर आपको बता। दूसरा जो है फिर आपका पैगाम लेते हैं और आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आपका बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत नगमे के लिए। मेरा जो पैगाम है वो इस नगमे की सूरत में भी है, जो भी आपने चलाया, बहुत शुक्रिया जी। जो सवाल है मेरे लिस्टनर का, उसमें ये है कि मुझे एक शेर याद आ गया जी। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। तो ये जो हमारे दिल में एहसास आते हैं ना, ये उसी खालिक की तरफ से एहसास आते हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है, ये एक ही, इसका सरचश्मा जो है वो उसी खुदा की जात की तरफ से इंसान के साथ जो तार बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, हमारी जो रूह है ना, वो कनेक्टेड है उस सुप्रीम पावर के साथ, और वहीं से सारे पैगामात और ख्यालात दिल में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उस मौला की तरफ से, रब्बे कायनात की तरफ से मेरे दिल में ख्याल का आना, क्योंकि उसी ने फिर आगे मुझे ये सारी तहरीक दी और हिम्मत और हौसला दिया कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया जी। बहुत शुक्रिया। वो जो आपने पैगाम की बात की है, तो पैगाम जो है, देखिए, दिलो दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, ये हाथ पांव इजाफी सहूलियात समझ। वाह। दिल जो है और जो हमारा दिमाग है, ये यानी हमारा जो एक शऊर, सोच, और इस सोच को के साथ पीछे मौजूद जज्बा, ये दोनों मिलके हमारी जिंदगी में वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। वाह। हम अपनी जिंदगी में बस तहैया कर लें। आप यकीन माने कि ये सिर्फ और सिर्फ परवाज भरने की बात है। आप कभी देखिएगा जो परिंदे हवा में उड़ने के लिए पर फड़फड़ाते हैं जी, फिर हवा भी उनका साथ देती है, और फिर एक खास लेवल पर जाकर जब वो परवाज भर रहे होते हैं, तो जरा उस मंजर को याद कीजिए। उस वक्त वो अपने परों को हिला जुला नहीं रहे होते, हवा उनका साथ दे रही होती है, उन्हें फड़फड़ाने की जरूरत नहीं होती। तो जस्ट एक कोशिश कर लीजिए, जस्ट अपने आप कोशिश करेंगे ना, तो कायनात आपका साथ देने लगेगी। ये सारा निजाम आपकी ताकत बन जाएगा। तो मेरा पैगाम ये है
کہ اپنی زندگی کو معمولی نہ سمجھیں. یہ بہت خاص ہے, بہت خاص الخاص ہے. آپ بہت خاص الخاص ہیں. آپ کا تھم امپریشن کسی اور سے میچ نہیں کرتا. آپ 7.5 ارب کی آبادی میں یونیک اور یکتا ہیں. سو اپنی یونیکنس کو پہچان کر اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیجیے. کچھ ایسا کر ڈالیے جو دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے. اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا. بے شک, بہت عمدہ. یہ آپ ہی پیغام دے سکتے ہیں یہ والا. بہت شکریہ سر. خدا کرے کہ آپ کی بات ہمارے دلوں میں اتر جائے, گھر کر جائے. آمین. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نام کے اندر, آپ کا نام صوفیہ یاسین ہے, تو جو صوفیانہ رنگ میں آپ پروگرام کرتی ہیں نا, میں اس کا بڑا مداح ہوں, کیونکہ آپ کے لفظوں میں, لہجے میں بڑی تاثیر ہے. اور میں لسنر سے کہوں گا کہ صوفیہ کے ساتھ جڑے رہیے, کیونکہ آپ کا حال, آپ کی زندگی بدلنے میں جو ایک کردار ادا کر رہی ہیں, ایسا بہت کم لوگ, بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ہمارے لیے یہ عزت افزائی ہے, بہت ہی مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. یقین کیجیے کہ اتنا اچھا لگ رہا ہے, اور ٹائم جو ہے وہ بس ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ سے ہمیں جوائن کریں بہت جلد, کیونکہ بہت شکریہ, بڑی نوازش. آپ ماشاءاللہ سے ریڈیو کی دنیا سے بھی جڑے ہوئے ہیں, اور آپ کی باتیں ہم سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں پھر کبھی جوائن کریں, ہمارے لیے ٹائم نکالیں, کیونکہ بہت لوگ پسند کر رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے. بڑی عنایت, بڑی عنایت. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کی ٹیم کا, تمام سن رائز ریڈیو کی ٹیم کا, کہ مجھے یہ عزت بخشی اور آج کے شو پر مجھے مہمان کے طور پہ شامل کیا. بےحد بےحد شکریہ. اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ میں آپ سے کسی نہ کسی ناطے ضرور رابطے میں رہوں. بہت شکریہ, سلامت رہیے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, اور زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے آپ کو. آمین. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی, تو یہ تھے جی ہمارے بہت ہی محترم مہمان. آج ہمارے ساتھ پاکستان سے محسن نواز سر. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, ہمیشہ ہماری دعا رہے گی. اور ماشاءاللہ سے آج ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ زندگی سکھا دیتی ہے, سب سے بڑی تو استاد یہی ہے, لیکن کبھی نہ کبھی ہمیں کوئی نہ کوئی رہنما چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں یا آپ سے بہت تھوڑے کم تر ہیں لوگ, ان کو دیکھیے اور زندگی آپ کو حوصلہ دے گی. تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ نا, آپ کے سامنے جب کوئی مثال نہیں ہوتی, تو وہ آج ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہمیں آج کل نا امیدی میں گرے نظر آ رہے ہوتے ہیں, شکوے شکایات ان کے لبوں پہ ہوتی ہیں, وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں. حالانکہ زندگی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے پیارے پل میں ہم سے بچھڑ جاتے ہیں, تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کی شکل دیکھنے کو, صورت دیکھنے کو ہم ترس رہے ہیں. تو جب پھر ہم اپنی زندگی کو اس طرح کیوں لے رہے ہیں, ہم ناشکرے کیوں ہوتے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آج ہم نے محسن نواز سر کو آپ کے روبرو کیا, ان کی آواز کو کیا, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. سو اس لیے ہم نے ان کو لیا, کیونکہ ان کی زندگی بذات خود اپنے آپ میں ایک مثال ہے. تو یقیناً آپ نے بہت کچھ ان کی بات چیت سے, ان کی گفتگو سے حاصل کیا ہوگا, جو آپ اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پہ اپنائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو, اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں, تو اس کو سمجھیں, وقت سے پہلے سمجھیں اور اس میں کچھ کر کے دکھائیں. تو یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس آور میں ہمارے مہمان کی گفتگو بھی پسند آئی ہوگی. ہم ایک بار پھر محسن نواز سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دیکھیے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے یہ جو پولیو اور پھر نابینا ہونے کے باوجود پوری دنیا میں, یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ سے, بلکہ پوری دنیا کے سب سے پہلے ریڈیو ٹیلی ویژن آرٹسٹ ہیں, اور ایک معروف موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. موٹیویشنل اسپیکرز تو بہت سارے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات دل میں اتر جاتی ہے. تو خدا کرے کہ ان کی باتیں بھی آپ کے دل میں اتری ہوں. سن رائز ریڈیو کے توسط سے یہ سب ممکن ہو پاتا ہے ہمارا, اور کوئی کمال نہیں ہے, صرف اللہ کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ بس راستے بنا رہا ہے, تو ہم بھی اس پہ چل رہے ہیں. تو آپ سب کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں, تو بس یہ سب سے بڑا انعام ہے ہماری زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رہے, اور اسی طرح اپنی فیڈ بیک بھی دیتے رہیں. آپ سب کو بہت شکریہ.